क्या तुमने कभी रात को अकेले बैठे हुए अपनी आंख के कोने से एक काली आकृति देखी है जो तुम्हारी तरफ देख रही हो, और जैसे ही तुमने मुड़कर देखा वो गायब हो गई हो? रुको, क्योंकि आज की कहानी के बाद तुम दोबारा अकेले नहीं बैठ पाओगे। आज की कहानी अंत तक जरूर सुने और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। याद से कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। सन 2019 वाराणसी मणिकर्णिका घाट से कोई 2 किमी अंदर गलियों के उस अंधेरे में जहां जीपीएस भी हार मान लेता है, वहां एक पुरानी हवेली थी। नाम था शुक्ल निवास। राघवेंद्र शुक्ला 32 साल पत्रकार दैनिक भास्कर के लिए वाराणसी की पुरानी इमारतों पर एक सीरीज लिख रहे थे। तर्कशील इंसान भूत प्रेत में यकीन बिल्कुल नहीं। उस रात वो अकेले हवेली की 3री मंजिल पर थे, नोट्स लेते हुए टॉर्च की रोशनी में। तभी आंख के कोने से उन्हें दिखा एक काली आकृति लंबी बिना चेहरे की दीवार के साथ खड़ी। बिजली का साया होगा, उन्होंने सोचा, और मुड़कर देखा कुछ नहीं था। दीवार खाली थी। राघवेंद्र ने एक लंबी सांस ली और वापस अपने नोट्स पर झुक गए। उन्हें नहीं पता था कि यही वो पल था जब छाया पुरुष ने उन्हें चुन लिया था। छाया पुरुष है क्या? दुनिया भर में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका में शैडो पीपल, अरब देशों में जिन्नल झील, जापान में कागो तोको, लेकिन भारत में इसका नाम सबसे पुराना है, छाया पुरुष। तंत्र शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है छाया साधना के रूप में। कुछ तांत्रिक अपनी परछाई को इतना सशक्त बना लेते थे कि वह परछाई एक अलग अस्तित्व ले लेती थी, एक सिद्धि, एक हथियार। लेकिन जब ये साधना अधूरी छूट जाती थी, तब वो परछाई आजाद हो जाती थी। भटकती रहती थी सदियों तक किसी ऐसे इंसान की तलाश में जिसकी आभा उससे मेल खाए, और जब वो इंसान मिल जाता था, वो उसकी परछाई में घुस जाती थी। हवेली से लौटने के 3 दिन बाद राघवेंद्र ने अपनी डायरी में लिखा, रात को नींद नहीं आती। बार बार लगता है कमरे में कोई है। दीवार पर मेरी परछाई, कभी कभी वो मुझसे पहले हिलती है। उनकी पत्नी मेघा ने पहले हंसकर टाल दिया। फिर एक रात के लगभग 3 बजे मेघा की नींद खुली। राघवेंद्र बिस्तर के किनारे बैठे थे। पीठ उनकी तरफ खिड़की से आती मध्यम रोशनी में उनकी परछाई दीवार पर पड़ रही थी। मेघा ने धीरे से कहा, शर राघव सो जाओ। राघवेंद्र ने सिर हिलाया, लेकिन दीवार पर उनकी परछाई ने सिर नहीं हिलाया। मेघा की अचीख रात के सन्नाटे को चीर गई। मेघा अगले दिन अपनी मां के घर चली गई। राघवेंद्र ने एक पुराने तांत्रिक विद्वान से मुलाकात की, पंडित शेकांत अवस्थी, जो वाराणसी के लोलार्क कुंड के पास रहते थे। 80 साल के आंखों में एक अजीब गहराई। उन्होंने राघवेंद्र को देखते ही कहा, शुक्ल निवास गए थे। राघवेंद्र चौंक गए। आपको कैसे पता? पंडित जी बोले, क्योंकि तुम अकेले नहीं आए, तुम्हारे पीछे कोई और भी है। उन्होंने बताया, शुक्ल निवास में आज से लगभग 200 साल पहले एक तांत्रिक रहते थे, बैजनाथ अघोरी। उन्होंने छाया साधना की थी, लेकिन साधना के अंतिम दिन उनकी मृत्यु हो गई। अधूरी साधना, आजाद परछाई जो एक बार चुन लिया जाए। पंडित जी ने कहा, उसे वो कभी नहीं छोड़ता। क्या? राघवेंद्र ने पूछा। पंडित जी खामोश हो गए। उन्होंने राघवेंद्र की आंखों में देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। धीरे से बोले, बेटा, तुम्हारी परछाई अभी इस कमरे में नहीं है। घबराकर राघवेंद्र ने नीचे देखा। धूप खिड़की से सीधी आ रही थी। कमरे में हर चीज की परछाई थी, कुर्सी की, मेज की, पंडित जी की। सिर्फ राघवेंद्र की परछाई गायब थी। पंडित जी ने एक उपाय बताया। कहा, अमावस्या की रात मणिकर्णिका घाट पर ठीक मध्य रात्रि को एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। अगर परछाई वापस आ गई तो तुम बचे। वो आगे नहीं बोले। उस अमावस्या की रात राघवेंद्र मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे। चिताएं जल रही थी, हवा में राख थी, घाट पर सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो सिर्फ मुर्दों की जगहों पर होता है। राघवेंद्र ने आंखें बंद की।
मंत्र शुरू किया, धीरे धीरे, फिर और तेज। हवा रुक गई, चिताओं की लपटें एकदम सीधी हो गई, और तभी राघवेंद्र को अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। उन्होंने आंखें खोली, उनकी परछाई वापस आ गई थी। राघवेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लंबी सांस ली। खत्म हुआ, उन्होंने सोचा। वो उठने लगे, तभी उन्हें दिखा उनकी परछाई के बगल में एक और परछाई थी, बिना किसी इंसान के, और वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। पिछले एपिसोड में तुमने देखा राघवेंद्र की परछाई वापस आई। उन्हें लगा सब खत्म हुआ, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर उनके बगल में एक और परछाई थी, बिना किसी इंसान के। आज जानोगे वो परछाई किसकी थी, और सच सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मणिकर्णिका घाट रात के ठीक 12:07 राघवेंद्र के पैरों के पास दो परछाई थी। एक उनकी अपनी दूसरी लंबी पतली थोड़ी झुकी हुई जैसे किसी बहुत बूढ़े इंसान की परछाई हो। राघवेंद्र का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, ये देखने के लिए कि वो परछाई किसकी है। कोई नहीं था। घाट पर सिर्फ वो अकेले थे, 3 जलती चिताएं और वो अनजान परछाई। तभी पीछे से एक आवाज आई, भागो मत, वो तुम्हें देख रहा है। राघवेंद्र ने पलट कर देखा। पंडित श्रीकांत अवस्थी खड़े थे, हाथ में एक मिट्टी का दिया, चेहरे पर वो भाव जो डर और दृढ़ता के बीच का होता है। आप यहां? राघवेंद्र फुसफुसाए, मैं जानता था तुम अकेले आओगे, और मैं ये भी जानता था वो अकेला नहीं आएगा। पंडित अवस्थी ने धीरे से राघवेंद्र का हाथ थामा और उन्हें घाट की एक पुरानी सीढ़ी पर बिठाया। बोले, बेटा, मैंने कल एक बात अधूरी छोड़ी थी। इसलिए नहीं कि मुझे डर था, बल्कि इसलिए कि मैं पहले खुद पुष्टि करना चाहता था। उन्होंने एक पुरानी जजर किताब निकाली, तंत्र चूड़ामणि, हस्तलिखित पन्ने पीले पड़ चुके थे। बैजनाथ अघोरी ने जो छाया साधना की थी वो सामान्य नहीं थी। उन्होंने सिर्फ अपनी परछाई को नहीं जगाया था, उन्होंने एक द्वितीय छाया भी बनाई थी। द्वितीय छाया, हाँ, एक छाया जो उनकी रक्षा करती थी, उनकी दासी। लेकिन जब बैजनाथ मरे, पहली छाया तो आजाद हो गई और भटकने लगी, वो तुम्हें मिल गई। लेकिन द्वितीय छाया, पंडित जी ने उस अनजान परछाई की तरफ देखा। वो आज भी बैजनाथ की आज्ञाकारी है, और बैजनाथ की आखिरी आज्ञा थी, जो भी उनकी पहली छाया को वापस लेने की कोशिश करे। पंडित जी की आवाज कांपी, उसे खत्म कर दो। राघवेंद्र ने घबराकर उस परछाई को देखा। वो अब थोड़ी और करीब आ गई थी, तो अब राघवेंद्र की आवाज में थरथराहट थी। पंडित जी ने दिया जमीन पर रखा। बोले, छाया पुरुष से लड़ा नहीं जाता, उसे समझाया जाता है। बैजनाथ की द्वितीय छाया को यह बताना होगा कि उसका मालिक अब नहीं रहा। वो 200 साल पुराने हुक्म का पालन कर रही है, जिसे देने वाला खुद मिट्टी हो चुका है। और ये कैसे बताएंगे उसे? पंडित जी मुस्कुराए, एक उदास मुस्कान। उसकी भाषा में उन्होंने राघवेंद्र को एक छोटा सा तांबे का सिक्का दिया, काला पड़ा हुआ। उस पर कुछ खुदा हुआ था। ये सिक्का मणिकर्णिका की उस चिता की राख में डुबोकर उस परछाई की दिशा में फेंको, और आंखें बंद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। राघवेंद्र ने सिक्का उठाया, पास की जलती चिता की राख में डुबोया। हाथ कांप रहे थे। उन्होंने उस परछाई की दिशा में सिक्का फेंका और आंखें बंद कर ली। पहले 5 सेकंड कुछ नहीं, फिर एक आवाज जैसे हजारों कागज एक साथ चल रहे हो, जैसे कोई बहुत दूर से चीख रहा हो, लेकिन आवाज कानों से नहीं, सीने के अंदर से आ रही हो। हवा रुक गई, चिताओं की लपटें बुझने लगी, फिर एकदम से और तेज हो गई। राघवेंद्र को लगा संगीत, उनके पैरों की जमीन हिल रही है। फिर सन्नाटा पूरा मुकम्मल। पंडित जी ने कहा, आंखें खोलो। राघवेंद्र ने आंखें खोली। जमीन पर सिर्फ एक परछाई थी, उनकी अपनी। पंडित जी ने लंबी सांस ली। खत्म हुआ। राघवेंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पंडित जी का हाथ थामा। शुक्रिया, वो बोले। पंडित जी ने उनका हाथ थपथपाया। मुझे नहीं, उसे शुक्रिया कहो। किसे?
पंडित जी ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। बैजनाथ को आखिर उन्हीं की परछाई ने तुम्हें चुना था और आज उन्हीं की दूसरी परछाई ने तुम्हें जाने दिया। राघवेंद्र अब अपनी असल जिंदगी में लौट आए। मेघा घर वापस आई। शुक्ल निवास पर वो रिपोर्ट छपी, लेकिन उसमें संगीत, उस रात का कोई जिक्र नहीं था। पंडित श्रीकांत अवस्थी से राघवेंद्र दोबारा मिलने गए। 3 हफ्ते बाद लोलार कुंड के पास पहुंचे। पड़ोसियों ने बताया, पंडित जी, अरे वो तो 2 महीने पहले ही गुजर गए। अकेले रहते थे, किसी को पता भी नहीं चला। राघवेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो 2 महीने पहले? हां, पर अजीब बात है, मरने से 1 रात पहले पड़ोसी ने देखा था कि वो किसी से बात कर रहे थे। अकेले कमरे में कह रहे थे। पड़ोसी ने याद करते हुए कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा बस एक बार उस लड़के को बचा लेने। 2 राघवेंद्र उस दरवाजे के सामने खड़े रहे, दिमाग शून्य था। और तभी उनके फोन पर एक मैसेज आया अनजान नंबर से। सिर्फ एक लाइन, राघवेंद्र जी, मेरा नाम विक्रम है, मैं जौनपुर से हूं। मुझे पंडित अवस्थी जी ने आपका नंबर दिया था 3 महीने पहले। उन्होंने कहा था कि जब मुझे जरूरत हो आपसे मिलूं। मेरी परछाई पिछले हफ्ते से मुझसे पहले चलने लगी है। भाग 3 में विक्रम की कहानी। जौनपुर का वो किला जहां बैजनाथ ने पहली बार छाया साधना सीखी थी। और वो सवाल जो राघवेंद्र को रात को नींद नहीं आने देता। पंडित जी मरे 3 हफ्ते पहले, तो उस रात मणिकर्णिका घाट पर मेरे साथ कौन था? कमेंट में बताओ। क्या तुम चाहते हो कि राघवेंद्र विक्रम की मदद करें, या इस कहानी को यही रोक देना चाहिए, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए?